मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के और पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक जिसके भीमराव अंबेडकर जी हैं, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सार और जीवन परिचय से हम आज अवगत होंगे। जीवन परिचय है। जन्म उनका देखिए 14 अप्रैल सन 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन दिसंबर में हुआ है सन 1956 में और दिल्ली में। और प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर द शूद्राज, बुद्ध एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूल्स, द राइज एंड fall of the Hindu woman, labor and parliamentary democracy, Buddhism and communism, बहिष्कृत भारत तथा जनता पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। साहित्यिक उनकी विशेषताएं हैं। बाबा साहब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक हैं। उन्होंने धार्मिक, पौराणिक, वैदिक साहित्य तथा कई प्रकार के साहित्य का अध्ययन किया तथा सामाजिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए। इतिहास, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, धर्म दर्शन इत्यादि के व्याख्याता बनकर के वे उभरे हैं। भारत में उन्होंने वकालत भी की है। अछूतों को मानवीय अधिकार दिलाने में उनका अथक प्रयास रहा है। हमारे संविधान में उनकी भूमिका अग्रणी रही है। वे भारत के संविधान के निर्माता में एक थे। जीवन भर दलितों की मुक्ति के लिए संघर्षरत रहे तथा पूरा जीवन लेखन कार्य में उन्होंने व्यतीत किया। जिस उत्पीड़न को उन्होंने सहा है, जिस चीज को उन्होंने समाज में महसूस किया है, उसी चीज को उन्होंने क्या है समाज से जो बुराइयां थी उनको हटाने का प्रयास किया है। उन्हें भी जातिगत उत्पीड़न से, शोषण से गुजरना पड़ा। उनका मानना था कि दासता या गुलामी का व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है, गुलामी है, और उसके उन्मूलन के बिना स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल है तथा स्वतंत्रता अधूरी है। उन्मूलन आप देख रहे हैं इसीलिए करना पड़ता है, जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, उनका उन्मूलन नहीं किया जाएगा, समाज में लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये जाति प्रथा अपना विकराल रूप धारण करती जाएगी, जिसका सबसे अधिक श्रेय हटाने का और संविधान को बनाने का भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। पाठ का सारांश हम पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दो भागों में उन्होंने पाठ में लिखा है, दो टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से ही अवगत हो रहा है, पता चलता है कि श्रम विभाजन क्या है। श्रम तो सभी लोग करते हैं और जाति प्रथा के आधार पर ही हमारे समाज में क्या किया गया है, श्रम का विभाजन किया गया है। जो जिस जाति का है, जिस जाति में जन्म लेता है, वह उसी प्रकार का श्रम या कार्य करता है। तो उसी को आधार बना करके उन्होंने बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, तो उसको लिखा है। तो उसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको किस प्रकार से। लेखक का मानना है कि आज के युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है। हम आप भारत में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जातिवाद यहाँ पर किस प्रकार से फैल रहा है और फैलता चला जा रहा है। पहले भी बहुत सारी कमियां थी। समर्थकों का मानना है यह आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप अख्तियार कर लिया है। अलग अलग श्रमिक विभाजन हो गया कि कौन बढ़ई, कौन किस लकड़ी का काम करने वाले हैं, कौन लोहे का काम करने वाले हैं, किस प्रकार के हैं। तो श्रमिक विभाजन भी हुआ है हमारे यहाँ। श्रम विभाजन समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करती है। भारतवर्ष में यह श्रम विभाजन के साथ साथ ऊंच नीच की दरार को भी पैदा करती है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कितना कमा रहा है, किस जाति में है। तो इसे आप प्रत्यक्ष रूप में अपने समाज में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन हम मान लेते हैं तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं हो सकती है, ऐसा हमारे भारतवर्ष में माना गया है। हमें यह चाहिए कि लोगों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा करने के लिए सक्षम बनाया जाए, ऐसा समाज में होना चाहिए कि इंटरेस्ट आपका किसी चीज़ में है, काम आप कोई और करते हैं और आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप जिस जाति में जन्म आपने लिया है उसी कार्य को करेंगे। परंतु जाति प्रथा में यह दोष है कि उनमें मनुष्य का पेशा उसकी क्षमता के अनुसार न हो
करके उसके माता पिता की स्थिति के अनुसार तय कर दिया जाता है कि उसके घर में जो रोजगार होता रहा है वही वे करेंगे। वह उस जाति में पैदा होकर व्यक्ति इस बंधन में बंद करके रह जाता है। कभी कभी वह भूखे मरने की स्थिति में भी आ जाता है, क्योंकि वह दूसरा काम नहीं सीखता है और उस काम की डिमांड जो होती है धीमे धीमे घट जाती है अगर समाज में, तो वह अपनी रोजी रोटी कमाने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार लोग बेरोजगारी का शिकार भी हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो पेशा हिंदू धर्म में बना दिया गया है जाति के अनुसार, तो दूसरा अगर उसे बदलता है तो उसे समाज में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जात प्रथा का श्रम विभाजन उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होता तथा उसकी व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं होता कि वह मन से काम कर रहा है उस काम को। इस कारण लोग अपने कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। आप देखते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्थिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं होता तो वे रुचि से काम भी नहीं करते और उनके अंदर वो क्षमता भी नहीं आती है। तथा जाति प्रथा हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि उसे एक स्वाभाविक और आंतरिक प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है। जिस कार्य को वह मन से करना चाहता है तो उसको एक बंधन में बांध दिया जाता है कि वह वही काम करेगा। व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करके रुचियों को मारकर और अस्वाभाविक रूप से नियमों में जकड़ा रहता है, आप देखते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता निष्क्रिय पड़ जाती है और उसकी कार्यकुशलता पर इसका प्रभाव पड़ता है और वो बेमने ढंग से क्या करता है, इन कार्यों को करता है। तो ये हमारी भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है उसे अम्बेडकर ने बताने का प्रयास किया है। दूसरा है, देखिए टॉपिक आपका है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो अंबेडकर क्या चाहते हैं कि उन्होंने जो कल्पना की है किसकी, एक आदर्श समाज की वे कल्पना करते हैं। जब तक कि आदर्श समाज नहीं होगा तो व्यक्ति का देखिए विकास नहीं होता है। इसलिए एक ऐसी हम समाज की कल्पना हमें करनी चाहिए जहाँ पर उसकी स्वेच्छा से कार्य करे। तो अम्बेडकर जी का कुछ विचार इस प्रकार से हैं। लेखक भीमराव अम्बेडकर का आदर्श समाज जिसकी वे कल्पना करते हैं वह समाज स्वतंत्रता तथा भाईचारे पर आधारित होगा। यानी ऐसे समाज की हमें कल्पना करनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो। और आप देख रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने की परतंत्रता तो थी ही, भारतवर्ष में भी जो हमारी विचारों की स्वतंत्रता है वह नहीं है। इसी पर उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। आपस में हमारा भाईचारा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जाति प्रथा में हम बंटते चले जा रहे हैं, ये किस प्रकार से होगा। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन तेजी से होना चाहिए, उसमें एक गतिशीलता हो। ऐसे समाज में सबका भाग लेना अति आवश्यक है। क्यों गतिशीलता? अगर स्थिरता आ जाएगी तो समाज प्रगति नहीं करेगा और सभी लोगों को भाग लेना चाहिए, तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। तथा सबको सबकी रक्षा के लिए सजग और तैयार रहना चाहिए। जब हम आपस में अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तब तक देश की रक्षा के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए हम अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। सभी व्यक्तियों को साधन व अवसर प्राप्त हो तभी सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। कुछ हिस्से के लोगों को प्राप्त हो, कुछ को न प्राप्त हो, तो एक जाति, एक धर्म, एक तरह के लोग क्या करते हैं, उन्नति करते हैं और दूसरे लोग क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, जो अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि समाज में जो है उतार चढ़ाव और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिखाई देती हैं कि लोगों में समानता नहीं है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, हर तरीके से इसको विभाजन जब हम देखते हैं तो एक वर्ग बहुत आगे बढ़ गया होता है, एक वर्ग बहुत पीछे चला जाता है। लोकतंत्र सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आने जाने की सुविधा, शारीरिक सुरक्षा, स्वाधीनता, संपत्ति तथा जीविकोपार्जन के लिए सभी को अधिकार प्राप्त होने चाहिए, नंबर 1 पे बताया गया। तथा स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती तो उसके अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहेगा, यानी दूसरों का गुलाम बना हुआ है। व्यक्ति कार्य करने के लिए विवश होगा कि उसको जबरदस्ती उन जो कार्य थोपे गए हैं उसे ही वह करेगा और उसे करना पड़ेगा अपने जीविकोपार्जन के लिए, और वो उतनी उन्नति नहीं कर पाएगा जितना कि उसे करना चाहिए।
नंबर 2 देखिए, बी नंबर दे दिया गया है कि अंग्रेजी सरकार या फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवादित था। यानी समता होता है समानता, और ये समानता शब्द क्या था, उस समय अंग्रेजों के राज्य में एक बहुत विवादित शब्द बन गया, और उस समय सभी लोग बराबर नहीं थे। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। 3 पॉइंट आपके देखिए दिए गए हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर की हमारी क्षमता आधारित होती। शारीरिक, वंश, परंपरा। आप देखिए कि शारीरिक रूप से जो है ये किस प्रकार से हम समाज में देखते हैं कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग स्थान और भौगोलिक स्थिति से भी जिन लोगों को हम देखते हैं, तो उनकी शारीरिक, वंश, परंपरा के अनुसार ही उनके शरीर का जो ढांचा होता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, वो अलग अलग होता है। सामाजिक उत्तराधिकार भी अलग अलग होते हैं जिन स्थानों पे हम रहते हैं। मनुष्य के अपने प्रयत्न भी इसमें काम आते हैं कि वो कितना लायक है, क्या कर सकता है। तीनों ही दृष्टियों से यदि देखा जाए तो मनुष्य में सामान्य नहीं होती हैं, तो क्या उसके साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए, क्या होगा, अनुचित होगा। सब में ये चीजें कैसी होंगी, किसी में पाई जाएंगी और किसी में नहीं पाई जाएंगी। तो क्या उनके साथ जो व्यवहार किए जाएंगे वो अनुचित व्यवहार होंगे। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार में अवश्य ही जीत जाएंगे। जिनके पास पैसा है, जो पढ़े लिखे हैं, या जिनका जीवन स्तर ऊंचा है, वो व्यवहारिक दृष्टि से भी आप देखते हैं कि समाज में अलग होते हैं। आप एक पढ़े लिखे लोगों के बीच में और एक छोटी बस्ती में जाकर के भी लोगों को आप देख सकते हैं कि उनका व्यवहार और उनका व्यवहार कैसा है, बिल्कुल अलग होगा। तो उत्तम व्यवहार की कल्पना हम कैसे करें, समझ रहे हैं ना। इसी हिसाब से उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्न लोगों को ही करना होगा, क्योंकि जो संपन्न है, जो शिक्षित है, जिसके पास साधन है, उसका व्यवहार भी कैसा होगा, अच्छा होगा। और जो अनपढ़ है, जिसके पास साधन नहीं है, उसके व्यवहार की हम कल्पना उस तरह की नहीं कर सकते हैं। प्रयास मनुष्य के वश में होता है, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा कभी भी किसी के वश में नहीं होती है। अगर हम कहें कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बनाए रखेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास साधन होते हैं, उसकी प्रतिष्ठा कैसी होती है, उन लोगों की अपेक्षा अलग होती है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता करना क्या होता है, अनुचित होता है, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। और जिसके पास साधन है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, और जिसके पास साधन नहीं है उसे क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो इसी दबाव को शायद भीमराव अंबेडकर जी ने जितना महसूस किया है, उसको अपने पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उदाहरण देते हुए अंबेडकर कहते हैं कि एक राजनेता अनेक लोगों से मिलता है। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उसके पास हर व्यक्ति से अलग व्यवहार करने का समय भी नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े से समय के लिए ही उनसे जाता है, मिलता है। और वो सबके साथ वो अगर हाथ उठा करके अभिवादन कर रहा है, तो सबका अभिवादन कर रहा है, आप देखते हैं उदाहरण स्वरूप। और कहीं पर भी सब कहते हैं कि हाँ, उसने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो क्या ये व्यवहार उनका अगर हम धरातल पर देखें, अगर हर व्यक्ति के साथ होगा तो बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। अतः वह सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। वह यह समानता का व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणी कारण संभव नहीं होता, कि वहां पर उनको वो बांट नहीं सकता है। इसलिए क्या है, एक साथ जब किसी का अभिवादन या कहीं पर वो किसी के लिए कार्य करते हैं, तो इस तरह उनको वर्गों में बांट कर नहीं करते हैं। और जब वर्गों में बट कर के बात राजनीति के उसमें आप देखते हैं कि कहीं पर किसी मोहल्ले में, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति में, तो उनके नजरिए क्या हो जाते, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। समता एक काल्पनिक वस्तु है, उनका मानना है कि ये हमारी कल्पना की वस्तु है। फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय, वह मार्ग है, क्योंकि यही एक व्यवहारिक तरीका है और एकमात्र कसौटी है। और वह कहते हैं कि हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि एक काल्पनिक शब्द है और ये समता का अधिकार कह दिया जाता है इसे। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 भागों में इस पाठ को विभाजित किया है, जिसका कि आपने अभी सुना, विश्लेषण किया गया है, और अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखते रहा करें, तथा हमारे चैनल का हिस्सा बने। धन्यवाद।